अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर इंजमाम लकीज़ हेयर और आप देख रहे हैं इकोलॉजी। एबायोटिक फैक्टर्स में आज हमने डिस्कस करना है इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी को, जिसमें बताता है कि ह्यूमिडिटी क्या है। आप जानते हैं कि हर वक्त सोलर रेडिएशन जो है वो फॉल कर रही है ज़मीन के ऊपर, तो जिससे जो है एवेपोरेशन, बुखारात बन के पानी ऊपर जा रहा है। अब पानी के ज़ख़ीरा क्या है? ओशंस, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह ये क्या हैं? पानी का ज़ख़ीरा है। यहाँ से ये पानी जो है इसके मुसलसल बुखारात बन रहे हैं, एवेपोरेशन हो रही है और ये एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो इसको अब ये जो इनविजिबल एटमॉस्फेयर है इसको हम कहेंगे मॉइस्चर। इनविजिबल एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज मॉइस्चर। अब मॉइस्चर की जो हैं वो दो किस्म की यहाँ पर हम देखते हैं ज़्यादातर टर्म्स। पहली है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और दूसरी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में हम ये देखते हैं कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर ग्राम पर केजी ऑफ द एयर, ग्राम ऑफ वाटर पर केजी ऑफ एयर। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ग्राम इन पर केजी ऑफ एयर इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जबकि हम ज़्यादातर जो डिस्कस करते हैं या हम डील करते हैं वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हम क्या करते हैं, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ, यानी कि हम प्लांट को देख रहे हैं तो प्लांट के अंदर और बाहर की ह्यूमिडिटी दोनों को हम मेजर करते हैं। इसको हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसके लिए एक बड़ा कम्प्लेक्स मेथड है और उसके लिए जो आला मालूम इस्तेमाल किया जाता है वो है साइक्रोमीटर। अब इसकी डिटेल फिर बाद में होती है इस क्लास में, बस आपने अभी सिर्फ इसका नाम बताना है, साइक्रोमीटर। ठीक है जी। तो साइक्रोमीटर एक ऐसा आला है जो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। तो सिंपल मेथड यही है कि जैसे आप प्लांट के अंदर की मॉइस्चर को कंटेंट को मालूम कर लें और एयर में मॉइस्चर कंटेंट को मालूम कर लें इस आले से, तो आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी का पता चल जाएगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो, मतलब दोनों इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी सेम हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, अदरवाइज़ इसमें डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा, बाहर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो तो उससे क्या इफेक्ट होता है उसका भी अब देखते हैं। सोलर रेडिएशन जो है वो आपको पता है डे टाइम कुछ और होती है, नाइट टाइम कुछ और होती है। तो जब टेम्परेचर लो होता है तो टेम्परेचर के लो होने से जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है और मॉइस्चर लेवल जो है वो कम हो जाता है। हाई टेम्परेचर पे क्योंकि बुखारात ज़्यादा बनेंगे तो एयर में जो है मॉइस्चर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मॉइस्चर हो जाएंगे ज़्यादा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अब देखें ना, बात वही आ गई, ये वही रेस्ट और मोशन वाली बात है कि एक चीज़ रेस्ट में आएगी तो दूसरी को मोशन कहना पड़ेगा और दोनों एक दूसरे की रिलेटिव टर्म्स हैं। अब यहाँ पे मॉइस्चर एयर में बढ़ गया तो लाजमी बात है यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, दूसरी तरफ ज़्यादा हो जाएगी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा मॉइस्चर से रिलेट करती है। मॉइस्चर कंटेंट बढ़ने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा होती रहती है। लो टेम्परेचर पे मॉइस्चर कम होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। और हाई टेम्परेचर पे क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मॉइस्चर के बढ़ने से उसमें एयर में स्पेस कम हो जाती है पर केजी ह्यूमिडिटी को कैप्चर करने की। अब देखें यहाँ पे ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर इनको मिक्स ना करें, मॉइस्चर इन समवट एल्स देन द ह्यूमिडिटी। तो मॉइस्चर कुछ और है, ह्यूमिडिटी कुछ और है। ह्यूमिडिटी नमी को कहते हैं और मॉइस्चर उस वेट कंटेंट को कहते हैं। तो जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पर नमी कम हो जाएगी, बल्कि वो गीलापन शुरू हो जाएगा। तो अब मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। तो दो बातें दोबारा बता रहा हूँ। लो टेम्परेचर पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, और जब हाई टेम्परेचर होता है तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है जिससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसके बाद है नेक्स्ट कि जब डे टाइम की हम बात करें तो इसमें ह्यूमिडिटी जो है वो कम हो जाती है और नाइट टाइम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात जब हम करें या रेस्पायरेशन की बात करें या न्यूट्रिएंट अपटेक की बात करें तो ये डायरेक्टली रिलेटिव ह्यूमिडिटी और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर पर
ये डिपेंड कर देते हैं। जब टेम्परेचर कम होता है तो लाजमी बात है मॉइस्चर भी कम होगा बाहर की जानिब, तो उस वक्त मॉइस्चर कम होने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, इसलिए ट्रांसपायरेशन रेट कम हो जाती है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बाहर मॉइस्चर बढ़ता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। अब प्लांट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, बाहर कम होगी, तो ज़्यादा से कम की तरफ वाटर मूव करेगा और ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगा। यही वजह होती है कि हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि जो है रेट ऑफ रेस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस ये ह्यूमिडिटी पे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो उसके बाद आता है लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी तो लाजमी बात है प्लांट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी और बाहर कम हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, तो ये अब यहाँ से जो है मूव करेगा बाहर की जानिब वाटर, इसको कहेंगे ट्रांसपायरेशन बढ़ जाएगी। ड्राई एरियाज़ में वो क्या करते हैं, अपने लीव शेड कर देते हैं और ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करते हैं। ये एडेप्टेशन इनमें होती है। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ सर्टन लेवल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि अपनी खुराक और उसके बाद ग्रोथ तभी बढ़ाते हैं जब ज़्यादा अच्छे से ज़िंदा रह सकते हैं जब वो लो लेवल मॉइस्चर में होते हैं या उनके ऊपर ह्यूमिडिटी का इफ़ेक्ट होता है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि मॉइस्चर या इस तरह की नमी वाली जगहों पर रहना पसंद करते हैं, जैसे जिसकी मिसालें हैं नीमाटोडा, प्लेनेरिया, मिलीपेड, सेंटीपेड, आइसोपोड्स। तो ये सरवाइव नहीं कर सकते बिलो 100% ह्यूमिडिटी। 100% ह्यूमिडिटी होगी तो ये रहेंगे, अदरवाइज़ ये ड्राई पीरियड में किल हो जाते हैं। तो यही बात है, ये जनाब आपको आम दिनों में ड्राई पीरियड्स में ये नज़र नहीं आते, बल्कि ये मखसूस जगहों पर रहते हैं जो कि नमी वाली जगह कहलाती हैं। इसी तरह से अब यहाँ पे इस टॉपिक को क्लोज़ करते हुए कि 80 to 100% जो है वो करैक्टराइज़ करता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को, और 50% से कम हॉट क्लाइमेट्स कहा जाएंगे, और लेस देन 20% को एक्सट्रीमली एरिड क्लाइमेट हम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर की बात हम जब करेंगे तो इसमें एक ग्राफ सा बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50, 80, 160, 200, 400 और 480 किलोमीटर तक की ये डायमीटर बनाया हुआ है। अब ये 480 किलोमीटर क्या है, अब ज़मीन पे हैं, ज़मीन से ऊपर की जा रहे देखते जाएँ तो 480 किलोमीटर तक का ये डायमीटर है जिसकी हमने आज बात करनी है। सबसे पहले तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, होमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। तो 80 किलोमीटर तक पहला जो हिस्सा आता है इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हर एक लेयर का टेम्परेचर जो है वो फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। और उसके बाद हाइड्रोस्फेयर है, इसमें टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो अब उसके बाद फिर जो होमोस्फेयर है इसको 3 लेयर में कन्वर्ट किया गया है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर। अब सबसे पहले हम आते हैं ट्रोपोस्फेयर की तरफ। ट्रोपोस्फेयर वो रीजन है जो 8 किलोमीटर पोल्स की जानिब और 17 किलोमीटर इक्वेटर की जानिब आप इसको देख सकते हैं। ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं कि ये 10 किलोमीटर की लेयर है ज़मीन से ऊपर की जानिब। इसमें जो है टेम्परेचर फिक्स रहता है, लाइफ इसमें इतना अच्छा टेम्परेचर होता है कि तमाम किस्म की लाइफ को सपोर्ट करती है। अब टेम्परेचर की वेरिएशन वो आप जानते हैं बेटा, अल्टीट्यूड और लैटीट्यूड वाली बात। जब हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो ये टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा और माइनस में, और आपको पता है आइस बर्ग्स और फिर पोलर रीजन्स में जाके टोटल अंटार्कटिका वाली बात आ जाती है। तो उसके बाद इसमें गैसें जो हैं, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.9%, 0.036% कार्बन मोनोऑक्साइड है। उसके बाद 0.01% इसमें नियॉन होती है, 0.0005% इसमें हीलियम होती है। पर किलोमीटर टेम्परेचर जो है वो 6.5 सेंटीग्रेड कम होता है। अपर लेयर में जब हम चले जाते हैं तो उसमें फिर -7 सेंटीग्रेड हर किलोमीटर के साथ कम होता है। स्ट्रेटोस्फेयर
अब ये पहली लेयर, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पहली लेयर है ये ट्रोपोस्फेयर कराई हुई है, ये 10 से 20 किलोमीटर के दरमियान। आगे 20 से 50 के दरमियान जो है इसको कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, ये 30 किलोमीटर की लेयर है। इसमें टेम्परेचर -37 से लेकर -2 सेंटीग्रेड पर होता है। ह्यूमिडिटी इसमें मौजूद है। उसके बाद ओजोन लेयर इसमें मौजूद है, आइस मौजूद है, आइस क्यूब्स, बर्फ़ बनी हुई है इस लेयर में थोड़ी बहुत, तो यहाँ पर लाइफ तो नामुमकिन है। और ओजोन की वजह से यहाँ पर बहुत सारी रेडिएशन अब्जॉर्ब होती हैं, तो ये टेम्परेचर हीटेड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। उसके बाद मीजोस्फेयर, ये नेक्स्ट 50 से 80 यानी कि 30 के डिफरेंस एक लेयर है जिसे मीजोस्फेयर कहते हैं। और इसमें भी जो है डिक्रीज़ होता है टेम्परेचर 90 सेंटीग्रेड तक। उसके बाद टेम्परेचर मीजोस्फेयर के बाद आता है थर्मोस्फेयर। अब यहाँ से ये 80 से लेकर 160, 200, 400, 480 यहाँ तक जो लेयर हैं इसको हम कहेंगे थर्मोस्फेयर। यहाँ पे अब कॉन्स्टेंटली ये देखें -सेंटीग्रेड डिक्रीज़ हुआ, अब कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ये नीचे से आप इसको देखें -90, 30, 15, 400, 1200, तो ये एक मुकम्मल ग्राफ बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह टेम्परेचर वेरिएशंस हो रही है डिफरेंट लेयर्स के अंदर। तो अब इसमें देखते हैं सबसे पहले जो है वो हमने इसको डिवाइड किया दो हिस्सों में, होमोस्फेयर एंड हेटोस्फेयर। हेटोस्फेयर वो है जिसमें वेरिएशंस हैं टेम्परेचर की, और होमोस्फेयर में तकरीबन कांस्टेंट है हर लेयर के अंदर। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और आखिर में थर्मोस्फेयर। ये 4 लेयर हमने देखी, 4 लेयर देखी। उसके बाद है ओजोनोस्फेयर क्या है और आयोनोस्फेयर क्या है। अब वो रीजन जहाँ पर ओजोन लेयर है और ओजोन लेयर की वजह से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और ख़तरनाक शुआएँ नहीं हैं, वो उस हिस्से में लाइफ इजीली रह सकती है, उसे कहते हैं ओजोनोस्फेयर। और वो रीजन जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज़्यादा है और लाइफ सपोर्ट नहीं करती, उसको हम कहते हैं आयोनोस्फेयर। तो उसके बाद ये आ जाएगा एक्सोस्फेयर, जिसमें खला वगैरह और बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एटमॉस्फेयर और ह्यूमिडिटी एंड इफेक्ट ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल एज वेल एज। अल्लाह हाफिज़।